आज की कहानी स्मार्ट फैमिली की है और स्मार्ट फैमिली में भी एक लड़की एलिजाबेथ स्मार्ट की है। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे होप है कि आप ये कहानी अंत तक जरूर सुनेंगे। स्मार्ट परिवार के पास जून 2002 तक इनका जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन जून 2002 में सब कुछ बदल गया। तो क्या हुआ था इस परिवार के साथ, आज मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी एक 14 साल की लड़की एलिजाबेथ स्मार्ट के अपहरण की है। एलिजाबेथ स्मार्ट के पास वह सब कुछ था जिसकी कल्पना हर एक बच्चा अपने बचपन में करता है। एलिजाबेथ अपने परिवार के साथ रहा करती थी। एलिजाबेथ अपने माता पिता एडवर्ड और लुइस के 6 बच्चों में से दूसरे नंबर पर थी। यह अपने माता पिता के साथ साल्ट लेक सिटी में रहा करती थी। एलिजाबेथ अपने जीवन में बहुत खुश थी, क्योंकि एलिजाबेथ जिस भी चीज की डिमांड किया करती थी वो उसके माता पिता इसे दिला दिया करते थे। एलिजाबेथ को शुरू से ही वीणा बजाना बहुत पसंद था और वो अक्सर अपने खाली समय में वीणा का अभ्यास किया करती थी। एलिजाबेथ 14 साल की उम्र में इतनी परिपूर्ण हो गई थी कि उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एलिजाबेथ सिर्फ 2 चीजों में ही दिलचस्पी रखती थी, वीणा बजाने में और हॉर्स राइडिंग में। लेकिन 5 जून 2002 को एलिजाबेथ के साथ एक घटना घटी। यह घटना ये थी कि एलिजाबेथ अपनी छोटी बहन के साथ अपने कमरे में सो रही थी। तभी आधी रात में इसके कमरे में एक शख्स दाखिल होता है। उस शख्स ने चाकू दिखाकर एलिजाबेथ को जगाया और अपने साथ चलने को कहा और कहा कि अगर तुम नहीं जाओगी और चिल्लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। यह सुनकर एलिजाबेथ बहुत डर गई और उस शख्स के साथ चलने के लिए मान गई और उसके बाद से एलिजाबेथ गायब हो गई। एलिजाबेथ की 9 वर्षीय बहन मैरी कैथलीन ने तब तक सोने का नाटक किया जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि वह शख्स उसकी बहन को ले गया। इसकी बहन को ले जाने के बाद तुरंत कैथलीन उठी और अपने माता पिता के बेडरूम में गई। बेडरूम में जाने के बाद कैथरीन ने पहले तो अपने माता पिता को जगाया और फिर पूरी कहानी बताई। पहले तो इसके माता पिता ने इस पर विश्वास नहीं किया और कहा कि तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन जब इसके माता पिता एलिजाबेथ के रूम में गए तो उन्होंने देखा कि खिड़की का एक पर्दा चाकू से कटा हुआ था। तो उन्हें देखते ही विश्वास हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और एलिजाबेथ भी अपने रूम से गायब थी। फिर इसके माता पिता ने तुरंत पुलिस को कॉल की और अपनी बेटी के लापता होने की बात बताई। मैरी कैथरीन एक बहुत अच्छी गवाह निकली और मैरी ने उस शख्स के बारे में पुलिस को बताया जो उसकी बहन को ले गया था। कैथरीन ने पुलिस को बताया कि उस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे थे और उस शख्स के बारे में कैथरीन को जितना पता था वो सब उसने पुलिस वालों को बताया। और कैथरीन ने कहा कि उस शख्स के बाल मेरे भाई चार्ल्स के जैसे थे और उसकी उम्र लगभग 30 या 40 साल की होगी। कैथरीन ने यह भी बताया कि उस आदमी ने एलिजाबेथ को धमकी दी थी और चुप रहने के लिए भी कहा था, लेकिन उस आदमी ने किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाई। इसने ये भी कहा कि उस आदमी की आवाज जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रही थी कि वो आवाज किसकी है। मैरी कैथरीन ने कहा कि उसने एलिजाबेथ को उस आदमी से पूछते हुए सुना कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। फिर एलिजाबेथ के गायब होने की खबर पूरे शहर में फैल गई और हजारों लोग उसकी तलाश में मदद के लिए आगे आए। उन्होंने एलिजाबेथ को ढूंढने में काफी दिन बिताए। पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा था और एलिजाबेथ के जगह जगह पर पोस्टर चिपकाए गए और मीडिया में भी एलिजाबेथ की खबर चलाई गई। पुलिस ने एलिजाबेथ को ढूंढने में अपना पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ का कोई अता पता नहीं था। एलिजाबेथ के माता पिता एड और लुइस एलिजाबेथ को ढूंढने में सबसे आगे थे। एड और लुइस ने मीडिया के आगे आकर भी रिक्वेस्ट की और कहा कि जिसने भी हमारी बेटी का अपहरण किया है वो हमारी बेटी को सही सलामत हमें वापस कर दे। इतना बोलते ही ये दोनों
दोनों जोर जोर से रोने लगे और एलिजाबेथ के पिता एडवर्ड वो पब्लिक में ही वहाँ पर गिर गए और वो अचानक से बेहोश हो गए। उन्हें फिर हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका उपचार किया गया। फिर पुलिस ऑफिसर्स ने एलिजाबेथ के परिवार के कुछ सदस्यों सहित कई संभावित संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन पूछताछ करने से किसी पर भी कोई शक नहीं हुआ और उन सभी का एलिजाबेथ के अपहरण से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसी पूछताछ में पुलिस ऑफिसर्स के सामने आया रिचर्ड रिची। रिचर्ड पैरोल पर बाहर आया हुआ था। रिचर्ड का पहले भी आपराधिक इतिहास था और एक कमाल की बात यह है कि रिचर्ड ने पहले भी कुछ समय के लिए इसी स्मार्ट परिवार के लिए काम किया था। जब पुलिस ने रिचर्ड के ट्रेलर की तलाशी ली तो उन्हें वहां पर गहने मिले जो रिचर्ड ने स्मार्ट परिवार में काम करते हुए एलिजाबेथ की मां के चुराए थे। एलिजाबेथ की मां लुइस और उनके कुछ पड़ोसियों का मानना था कि एलिजाबेथ के गायब होने के पीछे रिचर्ड हो सकता है। एलिजाबेथ की मां लुइस ने बताया कि जब उसने रिचर्ड को चोरी करते हुए पकड़ा था तो उसने साफ इनकार कर दिया था और इससे पहले कि पुलिस रिचर्ड के बारे में कुछ और पता कर पाती, इतने में ही रिचर्ड की अगस्त 2002 में मौत हो गई। फिर एलिजाबेथ के गायब होने के 4 महीने बाद अक्टूबर 2002 में एलिजाबेथ की छोटी बहन मैरी कैथरीन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड देख रही थी जब अचानक उसे पता चला कि उसकी बहन को कौन ले गया है। सन 2001 के अंत में कैथरीन अपनी मां और एलिजाबेथ के साथ एक बेघर व्यक्ति जिसका नाम था इमैनुअल उससे मिली थी और उस बेघर व्यक्ति के पास कोई भी काम धंधा नहीं था, इसलिए इसकी मां लुइस ने उस व्यक्ति को अपने घर में काम करने का ऑफर दिया। मैरी कैथरीन ने पुलिस ऑफिसर से कहा कि मुझे विश्वास है कि इमैनुअल वही व्यक्ति है जो मेरी बहन को ले गया था। फिर पुलिस ऑफिसर ने अपनी छानबीन और तेज कर दी और कैथरीन के परिवार ने भी उस पर विश्वास किया और उन्हें भी लगा कि ये इमैनुअल एलिजाबेथ को गायब करने में शामिल हो सकता है। फिर पुलिस ने इमैनुअल का स्केच बनवाया और इसे मीडिया में जारी कर दिया और थोड़ी देर बाद ही एक महिला ने आगे आकर इस स्केच की पहचान अपने भाई ब्रायन डेविड मिशेल के रूप में की। उस महिला ने पुलिस को ब्रायन की और फोटोज भी भेजी जिन फोटोज को देखकर पुलिस को विश्वास हो गया कि ये ब्रायन ही इमैनुअल है। इस ब्रायन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रायन का जन्म 18 अक्टूबर 1953 को हुआ था और ब्रायन ने फिर एक 40 वर्षीय तलाकशुदा वांडा बार्जी से शादी की। वांडा के पहले से ही 6 बच्चे थे और वांडा और ब्रायन दोनों चर्च में सक्रिय सदस्य थे और फिर ब्रायन ने चर्च में इमैनुअल नाम से भी जाना शुरू कर दिया था जो खुद को ईश्वर के पैगंबर होने का दावा करता था। ब्रायन ने पहले काफी लोगों की भविष्यवाणियां भी की थी और यह चर्च में अन्य सदस्यों के साथ अच्छी तरह नहीं बैठता था, इसलिए ब्रायन और उसकी पत्नी को जल्द ही चर्च से बाहर निकाल दिया गया। फिर ब्रायन के पास कोई काम धंधा तो था नहीं, फिर इसने सड़कों पर भीख मांगते हुए उपदेश देना शुरू कर दिया। ब्रायन ने सफेद कपड़े पहनने और दाढ़ी बधाकर खुद को जीसस यानी यीशु की तरह बनने की कोशिश की। जब एलिजाबेथ का अपहरण किया गया तो इसने जल्द ही अपने साथ रहने वाले और भिखारियों से ये बात छुपाई और कमाल की बात तो ये है कि एलिजाबेथ की माँ जब भी इसके नजदीक से गुजरती थी तो इसकी मदद जरूर किया करती थी। यह फिर एलिजाबेथ का अपहरण करके इसे एक गहरे जंगल में ले गया जहाँ पहले से ही वांडा यानी ब्रायन की पत्नी इनका इंतजार कर रही थी। वांडा ने फिर एलिजाबेथ के कपड़े चेंज कर दिए और जैसे कपड़े ये दोनों पहनते थे ठीक वैसे ही कपड़े एलिजाबेथ को पहना दिए गए। फिर ब्रायन का प्लान यहाँ पर एलिजाबेथ से शादी करने का था और फिर ब्रायन ने अगले कुछ हफ्तों तक एलिजाबेथ को एक रस्सी से बांधकर वो रस्सी पेड़ से बांधी रखी जो आप इस वक्त देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रायन ने एलिजाबेथ को धमका कर रखा और कहा कि अगर उसने सहयोग नहीं किया तो वह अगले कुछ दिनों तक उसका खाना पीना बंद कर देगा। ब्रायन ने एलिजाबेथ को बताया कि वह एक प्रकार का मसीहा है जो आगे आने वाले 7 सालों में उभर कर आएगा। इसने एलिजाबेथ को यह भी कहा कि तुम उन युवा लड़कियों में से पहली लड़की हो जिनका मैं अपहरण करना चाहता था। इसके बाद ब्रायन ने 2 और लड़कियों के अपहरण करने की कोशिश की ताकि ये उनके साथ भी शादी कर सके, लेकिन
लेकिन ये और किसी का अपहरण नहीं कर सका क्योंकि एलिजाबेथ के गायब होने के बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा और बढ़ा दी थी। लेकिन 2 महीने एलिजाबेथ को अपने पास रखने के बाद ब्रायन ने एलिजाबेथ का हौसला खत्म कर दिया था। मतलब अब एलिजाबेथ खुद भी भागना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर ब्रायन ने एलिजाबेथ को भी सार्वजनिक जगहों पर ले जाना शुरू किया। वहां पर जाकर एलिजाबेथ देखती थी कि उसकी गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए हैं। वो हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। एलिजाबेथ ने ना ही भागने की कोशिश की और ना ही ये महसूस होने दिया कि उसे मदद की जरूरत है। फिर एक बार किसी शख्स ने एलिजाबेथ को पहचान लिया और उसने तुरंत पुलिस को कॉल करके बताया कि एलिजाबेथ ऐसे ऐसे एक आदमी और एक महिला के साथ एक पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर खड़ी है। उस शख्स ने इन तीनों के अजीब कपड़े देखे और एलिजाबेथ की आंखों को देखते ही उसने पहचान लिया। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची और इन तीनों से पूछा तो ब्रायन ने पुलिस को कहा कि ये मेरी बेटी है। और जब पुलिस ने एलिजाबेथ को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा तो ब्रायन ने एकदम से कहा कि यह हमारे धर्म के खिलाफ है। फिर पुलिस भी ब्रायन की बात सुनकर मान गई। फिर पुलिस ऑफिसर ने एलिजाबेथ से बात करने की कोशिश की लेकिन एलिजाबेथ कुछ नहीं बोली। ब्रायन ने पुलिस को बताया कि महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से बोलना उनके धर्म के खिलाफ है। फिर इन तीनों की वहीं पब्लिक में किसी ने फोटो क्लिक की। आप इस फोटो में एलिजाबेथ का चेहरा ढका हुआ देख सकते हैं। जिसके बाद फिर ये तीनों सैन डिएगो चले गए जहां इन्होंने कई महीनों कैंप साइट से कैंप साइट तक जाकर और बेघर आश्रयों में भोजन करते हुए बिताए। लेकिन एक बार ब्रायन शराब पीकर चर्च में घुसने की कोशिश करता है और फिर फरवरी 2003 में इसे गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन यह किसी तरह खुद को जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। जेल से बाहर आने के बाद ब्रायन ने फैसला किया कि यह फिर से वही काम करने का समय है। लेकिन ब्रायन चाहता था कि जितना जल्दी हो सके इस जगह से उतना दूर चले जाए। लेकिन तभी ब्रायन के पास एलिजाबेथ एक प्लान लेकर आई। वह जानती थी कि अगर वे यूटा वापस चले गए तो वह अपने परिवार से वापस मिल सकती है। इसलिए एलिजाबेथ ने ब्रायन से कहा कि गॉड ने मुझसे बात की है और वो चाहते हैं कि हम यूटा वापस चले जाएं। फिर ब्रायन एलिजाबेथ की बात सुनकर सहमत हो गया और इन्होंने 12 मार्च 2003 को अपनी यात्रा शुरू की। फिर पुलिस ऑफिसर्स ने साल्ट लेक सिटी से कुछ मील की दूरी पर सैंडी यूटा में एक वॉलमार्ट के बाहर 3 संदिग्ध लोगों को रोका। यह 3 संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि यही तीनों ब्रायन, वांडा और एलिजाबेथ थे। लेकिन अभी भी एलिजाबेथ ब्रायन के नियंत्रण में थी। फिर पुलिस ऑफिसर ने एलिजाबेथ से पूछा, तुम एलिजाबेथ स्मार्ट हो ना? तो एलिजाबेथ ने इनकार कर दिया और अपनी पहचान बताने से भी मना कर दिया। फिर पुलिस ऑफिसर ने एलिजाबेथ के गुमशुदगी के पोस्टरों को साथ में ही लिया हुआ था। फिर उन्होंने पोस्टर को एक हाथ से उठाया और साथ में एलिजाबेथ के चेहरे को देखा और कहा कि एलिजाबेथ तुम ही हो ना? वह बोली, नहीं, यह मैं नहीं हूँ। फिर पुलिस ऑफिसर देख सकते थे कि एलिजाबेथ बार बार ब्रायन की तरफ देख रही थी और वो ब्रायन से डरी हुई लग रही थी। फिर पुलिस ऑफिसर ने सिर्फ एलिजाबेथ को एक साइड में ले जाकर उससे फिर से पूछा कि तुम एलिजाबेथ स्मार्ट हो ना? फिर एलिजाबेथ ने कहा, हाँ, मैं एलिजाबेथ स्मार्ट ही हूँ। फिर पुलिस इन तीनों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। फिर पुलिस ऑफिसर ने एलिजाबेथ के माता पिता को सूचित किया और इसके पिता ने आते ही इसे गले से लगा लिया। फिर ब्रायन और वांडा को गिरफ्तार किया गया और एलिजाबेथ के अपहरण के संबंध में आरोप लगाया गया। वांडा को 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई जबकि ब्रायन को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, यही कहानी थी आज की। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।